मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आस्टेड एक्सपेरिमेंट एंड बायोट-सावर्ट लॉ एंड अ जिगजैग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कि उसके स्मॉल एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी उसको हम लोगों ने फाइंड आउट किया था और एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी फाइंड आउट किया था। आज बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो नाउ स्टूडेंट सपोज कि ये जो है हमारा एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है और इसके सेंटर से पास होने वाली ये एक एक्सिस है जिसके एक पॉइंट में हमको मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। नाउ स्टूडेंट कुछ इस तरीके का डायग्राम है यहां पर और इसके इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा जो बोर्ड में कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है डायग्राम को देखने में, लेकिन आप समझ सकते हो कुछ इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये डेरिवेशन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, तो समझते हैं इसको क्या है यार। हमें सबसे पहले लेट करते हैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि सर्कुलर कॉइल है। तो ये है हमारी एक सर्कुलर कॉइल और उसको हमने कुछ इस तरीके से प्लेस्ड किया हुआ है, ऐसे करके प्लेस्ड किया है और इसमें स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो आई है। इसके सेंटर को ओ लेट कर लेते हैं और इसकी रेडियस को स्मॉल ए लेट कर लेते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई इसका सेंटर है हमारा ओ, सेंटर ओ है एंड रेडियस इसकी स्मॉल ए। नाउ स्टूडेंट इसके सेंटर से पास होने वाली ये एक एक्सिस है और इस एक्सिस के एक पॉइंट P में, एक्सिस में एक पॉइंट लेट करते हैं P, जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब इस पॉइंट P का जो सेंटर O से डिस्टेंस है, सेंटर O से जो पॉइंट P का डिस्टेंस है उसको लेट कर लेते हैं स्टूडेंट स्मॉल x। नाउ स्टूडेंट इस करंट कैरिंग कंडक्टर, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में जो करंट है उसको हम लेट कर लेते हैं I। क्लियर स्टूडेंट? तो I करंट जो है इस कॉइल में जो है फ्लो हो रही है। नाउ स्टूडेंट हमारे पास कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं है जिसमें हम एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल से जो है पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करें। बट स्टूडेंट हमारे पास किसी भी कंडक्टर के वेरी स्मॉल एलिमेंट की वजह से उसके पास किसी पॉइंट P में जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने का फार्मूला है वो बायोट-सावर्ट लॉ की हेल्प से हम लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि ये जो हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है ये डिवाइडेड है स्मॉल स्मॉल पीसेस में, ऐसे कई सारे इसमें पीसेस हैं और यहां पर एक लेट कर लेते हैं AB पीस, यहां पर एक लेट कर लेते हैं CD पीस। इसका भी लेंथ स्टूडेंट लेट करते हैं DL और इसका भी लेंथ लेट कर लेते हैं DL। तो अब स्टूडेंट कुछ इस तरीके का डायग्राम हम लोगों ने बना लिया है। यहां पर आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। नाउ स्टूडेंट पॉइंट P में जो है हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है, यहां पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है और इस पूरे कंडक्टर को जो है हमने स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइडेड लेट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट देखते हैं किस तरीके से हमें इस स्मॉल एलिमेंट AB की वजह से पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट होगी। तो यहां पर स्टूडेंट हमें जरूरत पड़ेगी वेरी स्मॉल एलिमेंट एंड स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच के डिस्टेंस की। तो भाई ये डिस्टेंस हमारा कितना बन रहा है, तो यहां पर हमारा बेस बन रहा है x एंड परपेंडिकुलर बन रहा है a, तो ये डिस्टेंस हमारी बनेगी √x² प्लस a² बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर स्टूडेंट? नाउ इस एंगल को लेट कर लेते हैं हम अल्फा, देन tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। नाउ स्टूडेंट पॉइंट P में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहां पर आपको एक एंगल देखना होगा स्टूडेंट। कुछ इस तरीके से आपने एलिमेंट AB को यहां लेट किया हुआ है और पॉइंट P आपका यहां। क्लियर? तो स्टूडेंट जो भी आप लाइन यहां से ड्रॉ करेंगे पॉइंट P के लिए, तो इस लाइन एंड स्मॉल एलिमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो आपको 90 डिग्री दिखाई देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि यहां ये जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। यहां पर बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, इस एंगल को 90 डिग्री नहीं देख पाते
क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ में स्मॉल एलिमेंट एंड स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच के एंगल की हमें जरूरत होगी, और वो हम यहीं से फाइंड आउट करेंगे। स्मॉल एलिमेंट एंड पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन का एंगल जो है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? अब जो है मैं पॉइंट पी में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी देखना है और मैग्नेटिक फील्ड भी फाइंड आउट करनी है वो क्या बनने वाली है। तो भाई इस स्मॉल एलिमेंट ए बी की वजह से पॉइंट पी में जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई देखते हैं स्टूडेंट, यहां इस डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा स्मॉल एलिमेंट है और स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड देखनी। अगर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन स्टूडेंट यहां पर देखिए, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरीके से जा रही होगी। पॉइंट पी को मीट करने वाली लाइन ये राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगा रहे हैं। तो स्टूडेंट थंब हमारा इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में है, पॉइंट पी की तरफ फिंगर है और पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आने वाली होगी। तो इट मींस स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये बन रहा होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये बन रहा है यहां पर, और वो है परपेंडिकुलर इस लाइन के। यहां से भाई एंगल जो है इसका 90 डिग्री बन रहा है, इसको हम डीबी लेट कर लेते हैं। नाउ स्टूडेंट इसके बाद जो है हमें करना क्या है, यहां पर एक बार फिर से आप सीख लीजिए कि जो थंब को आप मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ रखेंगे जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। देन परपेंडिकुलर जो ड्रॉ होगा आपके पाम में वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। तो यहां पर परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल आ रहा है इस लाइन के, तो यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो है हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। यहां से ये 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो रहा है। नाउ स्टूडेंट अब क्या करना है हमें, इसी तरीके एक और एलिमेंट है हमारा सी डी, इक्वल लेंथ का है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो रही है। इसकी वजह से भी पॉइंट पी में मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है स्टूडेंट, यहां पर कुछ ज्यादा नहीं सोचना है आपको। यहां पर इस पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं इस एलिमेंट से। एलिमेंट एंड पॉइंट पी के बीच जो एंगल बनेगा स्टूडेंट वो आपका है 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए क्या करना है स्टूडेंट, अब इसमें करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है। तो यहां पर करंट का डायरेक्शन ये होगा, पॉइंट पी ये होगा, और पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आने वाला होगा। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा कुछ ये, जिसको हम बोलेंगे डीबी, और ये भी हमारी यहां पर इस लाइन से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही होगी। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, यहां पर ये जो हमारा डीबी को हमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में डीबी के लेने होंगे कंपोनेंट। इसी तरीके इस डीबी के भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे। ये एंगल बन रहा है हमारा अल्फा, ये एंगल बन रहा है हमारा अल्फा। नाउ स्टूडेंट डीबी का एक कंपोनेंट यहां दूर वाले में ये आएगा डीबी साइन थीटा, डीबी साइन अल्फा सॉरी, और इस डीबी का एक कंपोनेंट यहां पर आएगा डीबी कॉस अल्फा, और ये भी आएगा डीबी कॉस अल्फा, और इसका कंपोनेंट जो स्टूडेंट इधर जाएगा वो बनेगा डीबी साइन अल्फा। तो भाई यहां पर बायोट-सावर्ट लॉ की वजह से वेरी स्मॉल एलिमेंट एबी की वजह से पॉइंट पी में जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला वो लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वेरी स्मॉल एलिमेंट AB at point P according to Biot-Savart law is given below. Biot-Savart law is given below. Now student Biot-Savart law क्या होता है भाई? Biot-Savart law होता है dB जो हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड, ये म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू इस एलिमेंट में इलेक्ट्रिक करंट I है, इस एलिमेंट का लेंथ dl है, एलिमेंट से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाली लाइन, तो भाई पॉइंट P हमने कर दिया था रफ, तो उसको हमें लिख देना चाहिए दोबारा इसी के प्लेस पर। पॉइंट P यहां है तो उसको हम यहां पर लिख देते हैं। क्लियर?
तो नाउ स्टूडेंट आईडीएल साइन, और यहां पर जो साइन थीटा होता है वो होता है एलिमेंट एंड एलिमेंट से पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच एंगल, तो वो बनता है हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम है इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, बिल्कुल मैं समझ पा रहा हूं। इस डेरिवेशन को आप तैयार करिए, इसके बाद जो भी आगे के कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है, ज्यादा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर आपको डिवाइड में लिखना होता है एलिमेंट से पॉइंट पी के बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो भाई स्टूडेंट डीबी की जो वैल्यू निकल कर आई है म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डीएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट यहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई ये जो हमने करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल लेट किया है, इसके एक एलिमेंट्स की वजह से जो डीबी मैग्नेटिक फील्ड आई है उसका एक कंपोनेंट डीबी साइन अल्फा और एक कंपोनेंट डीबी कॉस अल्फा है। इसके जस्ट अपोजिट साइड पे अगर हम देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है डीबी, तो उसका एक कंपोनेंट डीबी साइन अल्फा एंड एक कंपोनेंट डीबी कॉस अल्फा। यहां पर अगर स्टूडेंट आप देखते हैं तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन पे जो एक और एलिमेंट है, तो उनमें से डीबी कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, और यहां डीबी साइन अल्फा वाले कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से ऐड हो जा रहे हैं। ऐसा स्टूडेंट अगर हम यहां पर इस एलिमेंट और इस एलिमेंट की बात करें, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन के किन्हीं दो एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो वो जो डीबी कॉस अल्फा वाले कंपोनेंट्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बट जो डीबी साइन अल्फा वाले कंपोनेंट होंगे वो ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो बनने वाली है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, वो होगी स्टूडेंट जितने भी हमारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, उनका जो है सम होगा, देन डीबी साइन अल्फा का जो इंटीग्रेशन बनेगा वही रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी होगी। देन स्टूडेंट डीबी की जो वैल्यू है अपने पास वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। नाउ स्टूडेंट यहां पर लगा देते हैं इंटीग्रेशन करते समय कांस्टेंट टर्म को लेंगे बाहर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है, और साइन अल्फा की वैल्यू यहां से स्टूडेंट देखते हैं तो साइन अल्फा जो हमारा आ रहा है यहां से, साइन अल्फा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर है हमारा ए और हाइपोटेनस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल पावर 1/2। देन स्टूडेंट यहां पर हम साइन अल्फा के प्लेस में पुट करेंगे वैल्यू a बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2, तो यही इक्वेशन हमारी बनेगी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, साइन अल्फा की ये वैल्यू भी कॉमन होगी a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1/2 इंटीग्रेशन dl। नाउ स्टूडेंट यहां पर इंटीग्रेशन dl की वैल्यू जानना बहुत जरूरी है भाई। यहां पर स्टूडेंट जो वेरी स्मॉल एलिमेंट की लेंथ आपने लेट करी है वो है हमारी dl, तो वेरी स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है dl, तो भाई टोटल अगर इसका हम dl का इंटीग्रेशन करते हैं तो टोटल लेंथ ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल आएगी, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की टोटल लेंथ होगी उसकी पेरीमीटर, देन इंटीग्रेशन डीएल की जो वैल्यू बनेगी वो होगी 2 पाई ए पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। नाउ स्टूडेंट अब वैल्यू पुट करते हैं भाई यहां पर 2 पाई ए, देन डीबी बी इज इक्वल टू जो हमारा आ रहा है वो हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 1 है, वहां 1/2 है भाई, ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, इंटू यहां वैल्यू पुट करेंगे a अपॉन एक्स स्क्वायर, सॉरी ये यहां पर हमें इंटीग्रेशन dl की वैल्यू पुट करना है तो वो है 2 पाई ए। नाउ स्टूडेंट ये बन पा रहा है पूरा हमारा b इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
होल पावर 3/2 और यहां पर हम लोगों ने छोड़ दिया स्टूडेंट 2 पाई को, तो भाई 2 पाई से ये 4 पाई कैंसिल होगा तो यहां बचेगा ओनली 2, देन म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। यही हमारी मैग्नेटिक फील्ड है एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर। जनरली इसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक्सिस के डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर हमने ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया है। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट कि यहां पर मान लीजिए सपोज दैट कि जो हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है उसमें ऐसे कैपिटल N टर्न्स हैं, तो इफ कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स आर प्रेजेंट इन अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, देन जो न्यू फार्मूला होगा for n टर्न्स, तो जो फॉर्मूला होगा उसमें भाई n टाइम्स हो जाएगा, तो म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। नाउ स्टूडेंट ये जो है हमारा एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस में पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2 फाइंड आउट हुई है। क्लियर, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में भी काफी पूछा जाता है ये। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट डेरिवेशन है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो भाई हमारे पास ये एक सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल के सेंटर में फाइंड आउट करनी है हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भाई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो वही पायोट-सावर्त लॉ का बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को इसके सेंटर में फाइंड आउट कर लेंगे आसानी के साथ। तो समझते हैं डेरिवेशन। तो भाई यहां पर है ये हमारा एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, जिसको रखा है हमने कुछ इस तरीके से, इसको सिखाते हैं आपको, करना है आपको करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल को इस तरीके से रखना है। तो भाई प्लेस्ड है ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल और इसमें इलेक्ट्रिक करंट कहां से पास हो रही है तो दिखा देते हैं, वो इनकमिंग एंड आउटगोइंग इलेक्ट्रिक करंट। तो भाई एक वायर है जिसको आपने कुछ सर्कुलर फॉर्म में इस तरीके से रोटेट करके रखा हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही होगी I, और इसे आप बोलेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपने कॉइल लिया हुआ है, और भाई इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो है तुम्हारी ये I। तो भाई यहां I इलेक्ट्रिक करंट इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल में फ्लो हो रही है। अब स्टूडेंट इसका रेडियस लेट कर लेते हैं A। नाउ स्टूडेंट हमें लेट करना होगा कि ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इस कॉइल को हमने स्मॉल पीसेस में कट करके रखा हुआ है, तभी हम बायोट-सावर्त लॉ अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर हमने इसको स्मॉल पीसेस में कट कर लिया भाई, जिसका एक पीस है AB। क्लियर स्टूडेंट, अब भाई AB में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो है तुम्हारी I, और अगर AB को हम पॉइंट O से ज्वाइन करते हैं, अगर AB को हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो यहां स्टूडेंट एलिमेंट एंड एलिमेंट से पॉइंट O, जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, उसे ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री होता है। अब यहां पर स्टूडेंट इस डिस्टेंस की बात अगर हम करेंगे तो वो होगी स्मॉल a। अब हमें सिंपली स्टूडेंट इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट O में फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू very small element AB of length dl at point O, it means center. Magnetic field due to very small element AB
of length dl at point O. It means by Biot-Savart law is given below. तो by Biot-Savart law is given below, तो वो क्या होने वाली है, dB is equal to the, तो भाई यहां पर लगाएंगे एक हम कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर लेना होगा हमें एलिमेंट में की करंट I और एलिमेंट का लेंथ, तो लेट कर लेते हैं कि इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ है dl इंटू dl एंड स्मॉल एलिमेंट से पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल, इट मींस sin 90 डिग्री, और डिवाइड बाय स्मॉल एलिमेंट एंड स्मॉल एलिमेंट से पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली लाइन, इट मींस डिस्टेंस a स्क्वायर। तो नाउ स्टूडेंट dB की जो वैल्यू निकल कर आई है वो है म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin 90 डिग्री sin 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 1, तो इसको हटा देंगे a स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट ये जो हमारा करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के एक एलिमेंट AB की वजह से पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो भाई यहां पर करंट जो फ्लो हो रही है वो है कुछ इस डायरेक्शन में। तो भाई अगर हम इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट O में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को चेक करते हैं, तो थंब को रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में एंड फिंगर्स को रखेंगे पॉइंट P में। देन जो परपेंडिकुलर ड्रा हो रहा है पाम में वही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ dB कुछ इस तरीके से आ रहा होगा यहां पर नीचे साइड। तो भाई अगर हम ऐसे सारे एलिमेंट्स की बात करते हैं तो सभी एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो सेम होने वाला है। स्टूडेंट करके देख लेते हैं। भाई एक एलिमेंट की वजह से हमने चेक किया तो वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन था ये, अगर दूसरे एलिमेंट की वजह से चेक करते हैं तो वो भी वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन है, अगर सारे एलिमेंट की वजह से चेक करेंगे तो वर्टिकली डाउनवर्ड इन डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड। देन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑल एलिमेंट की वजह से एक ही है। तो भाई रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी पॉइंट P पॉइंट O में सेंटर में, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी सेंटर में एट सेंटर O, देन वो होगी B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dB। नाउ स्टूडेंट dB की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl अपॉन a स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म को लेते हैं इंटीग्रेशन के बाहर, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये तो कांस्टेंट है। ईच एंड एवरी एलिमेंट में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू सेम है I, और एवरी एलिमेंट से सेंटर का जो डिस्टेंस है ए वो भी कांस्टेंट है। और स्टूडेंट यहां पर जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट हो सकती है, तो लेंथ का हमने सम कर दिया, इंटीग्रेशन dl हो गया वो। तो भाई ये क्या बनेगा, भाई वेरी स्मॉल एलिमेंट का लेंथ है dl, देन अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे एलिमेंट जितने भी एलिमेंट हमने लेट किए होंगे सभी एलिमेंट के लेंथ का सम। इट मींस स्टूडेंट अगर सारे एलिमेंट के लेंथ का सम करेंगे तो वो आएगा इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल का पेरीमीटर। तो अगर इसका पेरीमीटर आएगा देन उसको हम लोग कहेंगे 2 पाई a। तो नाउ स्टूडेंट यहां पर पुट करेंगे हम 2 पाई a, क्लियर। तो 2 पाई a अगर हम पुट कर देते हैं तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी B वो होगी म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई a स्क्वायर इंटू 2 पाई a। नाउ स्टूडेंट a से स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई, और 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ रही है वो है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2a। तो नाउ स्टूडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल आई न्यूटन पर एम्पियर इनटू मीटर आर टेस्ला। तो भाई जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल की वजह से इसके सेंटर पर है उसकी वैल्यू है म्यू नॉट I बाई 2a। नाउ स्टूडेंट सपोज दैट कि ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे कैपिटल N, देन इसके सेंटर में जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो हो जाएगी एक टर्न का n टाइम्स। तो इफ नंबर ऑफ टर्न्स, अगर यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स हो इसमें कैपिटल N, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो n टाइम्स हो जाएगी। B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2a NIA, सॉरी NI, म्यू नॉट NI अपॉन 2a। तो नाउ स्टूडेंट ये डेरिवेशन अपना क्लियर है बिल्कुल एकदम, नो प्रॉब्लम। बायोट-सावर्ट लॉ के हेल्प से हम एक एलिमेंट की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे और
जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ऑल एलिमेंट की वजह से वो सेम है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, देन सारे एलिमेंट की वजह से पॉइंट O में मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम सम कर देते हैं तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O हमें फाइंड आउट हो जाएगी। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो भाई यहां लिखा है एम्पियर सर्कुलर लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज एनालॉगस टू गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉसेस थ्योरम क्या थी उसको देख लेते हैं। यहां पर गॉसेस थ्योरम में हम लोगों ने देखा था किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर अगर नेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज Q है तो उस क्लोज सरफेस से जो बाहर मैग्नेटिक फ्लक्स फाई पास होता है वो होता है इसके अंदर के चार्ज Q का 1/ε0 टाइम्स। और स्टूडेंट अगर यहां पर हम क्लोज्ड सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड को चेक करें वेक्टर E और एरिया वेक्टर को चेक करें वेक्टर dA और इनके बीच का एंगल, वेरी स्मॉल एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है वो है थीटा। तो स्टूडेंट यहां इस वेरी स्मॉल एलिमेंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। देन पूरे क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट वेक्टर dA Q टाइम्स ऑफ 1/ε0। तो भाई स्टूडेंट यहां गॉसेस थ्योरम अगर हम लोग रिकॉल करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कुछ इस तरीके से होती थी। अब देखते हैं क्या सिमिलरिटी है गॉसेस थ्योरम जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है और जो एम्पियर सर्कुलर लॉ हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में है, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। तो देखते हैं भाई यहां पर होता है एक करंट कैरिंग कंडक्टर और यहां पर होता है एक पॉइंट चार्ज। क्लियर, यहां होता है करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां होता है एक पॉइंट चार्ज। यहां पर हम लेट करते हैं एक क्लोज्ड सरफेस को, क्लोज्ड सरफेस लेट करते हैं, बट स्टूडेंट यहां हम लेट करते हैं एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। क्लियर स्टूडेंट, यहां पर हमारे पास ये होगा एक क्लोज्ड पाथ, जरूरी नहीं है वो सर्कुलर हो, किसी भी शेप का हो सकता है, वो सर्कुलर हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है, उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप एंड साइज फिक्स नहीं है। तो स्टूडेंट यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और जो करंट कैरिंग कंडक्टर को हमें इनक्लोज्ड करना है बाय क्लोज्ड पाथ, तो भाई यहां एक लेट करना होता है क्लोज्ड पाथ और यहां स्टूडेंट हमें चार्ज को क्लोज्ड करना होता है एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर। तो भाई दो सिमिलरिटी तो मिल गई कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज्ड होती है, यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड होता है, यहां पर क्लोज्ड पाथ होता है। इट मींस ये वन डायमेंशन, सॉरी ये जो है हमारा एक तरीके से सर्किल अगर आप समझ लीजिए या किसी भी तरीके से आप इसको समझेंगे, ये लाइन है पूरी लाइन, बट यहां पर सरफेस लेट किया जाता है। तो भाई इतनी सिमिलरिटी तो हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद क्या है स्टूडेंट कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच स्केलर प्रोडक्ट है उसका करते हैं हम क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक उसी तरीके स्टूडेंट यहां पर भी कुछ दिखाई दे रहा है कि इस एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी, तो अगर चेक करें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो थंब को रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में और पॉइंट को रखेंगे, जिस पॉइंट फिंगर्स को रखेंगे पॉइंट के पास, देन जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आ रही होगी वेक्टर बी। नाउ स्टूडेंट इस एलिमेंट का लेंथ लेट करते हैं dl। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर हमने सरफेस लेट किया है तो वेरी स्मॉल क्लोज्ड सरफेस, वेरी स्मॉल सरफेस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा था और उस सरफेस का एरिया चेक किया था। यहां पर हमने लीनियर पाथ लेट किया है, क्लोज्ड लीनियर पाथ लेट किया है। देन यहां पर हमें स्मॉल एलिमेंट क्लोज्ड लीनियर पाथ का लेना होता है, उसकी लेंथ लेते हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच स्केलर प्रोडक्ट है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और लीनियर पाथ के बीच इंटीग्रेशन है, यहां पर स्केलर प्रोडक्ट है, देन यहां पर इंटीग्रेशन करते हैं और यहां पर भी इंटीग्रेशन करना होता है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये सिमिलरिटी तो यहां मिल रही है। अब इसके बाद में यहां पर जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता था, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन जो होता था, यहां मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रेशन जो होता है, यहां पर चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, यहां पर इलेक्ट्रिक करंट का μ0 टाइम्स होता है। तो भाई काफी सिमिलरिटी वाकई में है यहां
जो गॉसेस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो एक सिमिलरिटी रखता है। अब देख लेते हैं भाई एम्पियर सर्कुलर लॉ एक्चुअल में क्या होता है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट I थ्रेडिंग थ्रू द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पाथ। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हमें क्या करना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक क्लोज्ड पाथ के अंदर रखना है। अब इस क्लोज्ड पाथ में जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो इसकी लेंथ है, इनके बीच हमें कराना है लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। और वो लाइन इंटीग्रल स्टूडेंट इस क्लोज्ड पाथ के अंदर नेट जो इनक्लोज्ड करंट I है उस I का म्यू नॉट टाइम्स होने वाला होगा। तो भाई यही है हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो नाउ स्टूडेंट कर लेते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ को प्रूफ। सिंपल सा प्रूफ है, इसमें आप देख लीजिए पूरा जो स्टेटमेंट वगैरह पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए पूरे कॉन्सेप्ट को भाई। तो इसका प्रूफ हमें समझेंगे तो पूरी और बात जो आधी अधूरी है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो नाउ स्टूडेंट एम्पियर सर्कुलर लॉ का प्रूफ समझते हैं। प्रूफ में क्या है, देखते रहिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए भाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। यहां पर प्रूफ देखना है हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ का। तो भाई ये है हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर I, ठीक है। और इसको हम लेट करते हैं कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है, क्लियर। और इसके बाद इस इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर को एक क्लोज्ड सर्कुलर लीनियर पाथ से जो है बंद कर देते हैं और उसका सेंटर O ये है। अब भाई अगर इधर देखते हैं तो ये डिस्टेंस से सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ हमने एक लीनियर पाथ लेट कर लिया हुआ है और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से उस लीनियर पाथ का कोई भी पॉइंट स्मॉल a डिस्टेंस में प्रेजेंट है। तो भाई कोई भी पॉइंट एक इक्वल डिस्टेंस स्मॉल a में प्रेजेंट है। अब हमें करना क्या है भाई कि इस स्मॉल एलिमेंट इस क्लोज्ड सर्कुलर लीनियर पाथ में एक एलिमेंट लेट कर लेते हैं DL। एलिमेंट का नेम रख लेते हैं AB। तो नाउ स्टूडेंट यहां पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ आएगी हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन में। हमें थंब रखना है, फिंगर्स को रखना है उस पॉइंट पे जहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आने वाला होगा स्टूडेंट, वो होगी हमारी यहां पर DB। क्लियर स्टूडेंट। D वेक्टर L एंड D वेक्टर B के बीच अगर कराते हैं हम लाइन इंटीग्रल तो देखते हैं वो क्या आने वाला होगा। तो लाइन इंटीग्रल इस एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है D वेक्टर B एंड D वेक्टर L के बीच लाइन इंटीग्रल कराना है हमें। तो नाउ स्टूडेंट ये देखते हैं क्या आएगा, ये होगा यहां पर B मैग्नेटिक फील्ड होगी हमारी कांस्टेंट BDL। जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर ही हमारा ये एलिमेंट के लेंथ का डायरेक्शन भी है। तो भाई BDL cos 0 होने वाला है ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिकॉज सारे पॉइंट्स हमारे स्मॉल a डिस्टेंस में ही हैं। तो भाई यहां पर B होगा कांस्टेंट ड्यू टू सिमिलरिटी। तो B को ले लेंगे कॉमन, बचेगा हमारा ये DL। तो भाई वेरी स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है DL। तो अगर इसका क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन करेंगे तो यही लेंथ हमारी बन जाएगी स्टूडेंट 2πa। तो नाउ स्टूडेंट ये हुआ हमारा B इंटू 2πa। जो ये वैल्यू फाइंड आउट हुई है वो है क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL की। नाउ स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड एक इनफाइनाइट लेंथ के करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से होती है वो होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2π I बाई a डिस्टेंस में। तो यहां वैल्यू B रख देते हैं म्यू नॉट बाई 2π I बाई a इंटू a। तो a से a हो रहा है स्टूडेंट कैंसिल। तो ये वेक्टर B डॉट वेक्टर DL का लाइन इंटीग्रल, वेक्टर B डॉट वेक्टर DL का लाइन इंटीग्रल ये आ रहा है स्टूडेंट। यहां पर 2πa है टोटल वैल्यू। तो भाई 2π से 2π कैंसिल हो जाएगी, a से a कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर
के सराउंडिंग अगर आप एक क्लोज्ड लीनियर पाथ लेट करते हैं तो उस क्लोज्ड लीनियर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस क्लोज्ड लीनियर पाथ के अंदर जो नेट इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक करंट है उसका म्यू नॉट टाइम्स होता है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उस क्लोज्ड लीनियर पाथ के अंदर की करंट आई का म्यू नॉट टाइम्स होता है। ठीक इसी तरीके जैसे गॉसेस थ्योरम में इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, वैसे यहां पर क्लोज्ड लीनियर पाथ का में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का म्यू नॉट टाइम्स होता है। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए सारी चीजें प्रूफ के साथ। ये है हमारा एम्पियर सर्कुलर लॉ। नाउ स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो गॉसेस थ्योरम थी उसमें हमने गॉसेस थ्योरम के कुछ एप्लीकेशंस देखे थे। ठीक उसी तरीके एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी जो कुछ एप्लीकेशंस हैं उनकी स्टडी भी हम लोग यहां पर करेंगे। तो भाई फर्स्ट एप्लीकेशन है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है उसकी वजह से। तो स्टूडेंट यहां पर लेट कर लेते हैं हम लोग एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। ये है हमारा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ और जिसमें स्टूडेंट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है आई। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, अगर हमें एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करना है तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को एक क्लोज्ड पाथ में रखना होगा। क्लियर? तो एक क्लोज्ड पाथ के अंदर जो है हमने इसको रख लिया। नाउ स्टूडेंट, इस क्लोज्ड पाथ की रेडियस को लेट कर लेते हैं स्मॉल ए और सपोज कि इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए में एक पॉइंट है P जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है B। तो भाई टोटल क्वेश्चन क्या हुआ कि भाई एक इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल ए में एक पॉइंट P है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो नाउ स्टूडेंट, हमने पॉइंट P से पास होने वाला एक क्लोज्ड सर्कुलर पाथ लेट किया है। ये है हमारा क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। नाउ स्टूडेंट, हमें क्या करना है, पॉइंट P के पास एक वेरी स्मॉल एलिमेंट लेट करना है। सपोज वो है हमारा EF। तो एक वेरी स्मॉल एलिमेंट लेट कर लेते हैं स्टूडेंट EF। अब इस EF एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन को चेक करते हैं। एक बार डायग्राम स्टूडेंट आपको और समझा देते हैं अच्छे से। ये हमारा क्लोज्ड सर्कुलर पाथ है और ये हमारा इनफाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग कंडक्टर है और स्टूडेंट इससे स्मॉल ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट P में हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड। तो नाउ स्टूडेंट, हमें इससे स्मॉल ए डिस्टेंस में एक पॉइंट P में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। देन एम्पियर सर्कुलर लॉ को अप्लाई करने के लिए हम पॉइंट P के पास एक स्मॉल एलिमेंट EF लेट करते हैं ऑफ लेंथ DL और उस DL में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, करंट जो है हमारा वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो थंब को रखते हैं करंट के डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां रखते हैं फिंगर्स को और पाम से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो पाम से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पर। तो पाम से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाना है तो यहां पर ये कुछ इस तरीके से आएगी। तो भाई ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वेक्टर B और इसी डायरेक्शन में है हमारी लेंथ DL। देन वेक्टर B और वेक्टर DL के बीच जो एंगल है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो नाउ स्टूडेंट, हमें क्या करना है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, क्लोज्ड सर्कुलर पाथ। तो वो क्या होने वाला है स्टूडेंट? भाई यहां पर इस क्लोज सर्कुलर पाथ के एक एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी, और इस एलिमेंट की लेंथ है वेक्टर डीएल। तो इनके बीच कराया हमने स्केलर प्रोडक्ट, और इसका कर देना है लाइन इंटीग्रल। नाउ स्टूडेंट, और ये लाइन इंटीग्रल जो होता है वो होता है, पहले इस लाइन इंटीग्रल को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो भाई ये लाइन इंटीग्रल बनेगा, b की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये हो गया बी डी एल कॉस 0 डिग्री। देन बट स्टूडेंट एक चीज ये देख सकते हैं कि भाई जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे स्मॉल ए डिस्टेंस पे इधर, स्मॉल ए डिस्टेंस पर इधर, स्मॉल ए डिस्टेंस पर इधर, स्मॉल ए डिस्टेंस पर इधर। तो ड्यू टू सिमेट्री जो b है, ड्यू टू सिमेट्री मैग्नेटिक फील्ड B is constant at every point on closed circular path, on closed circular path, on closed circular path। ना स्टूडेंट b को ले सकते हैं इंटीग्रेशन से कॉमन, तो ये बन गया हमारा cos 0 1 dl। तो भाई ये जो वेक्टर b डॉट वेक्टर dl की वैल्यू i है, ये बन रही है b क्लोज इंटीग्रेशन dl। तो भाई एक स्मॉल एलिमेंट की लेंथ है स्टूडेंट यहां पर dl। अगर स्मॉल एलिमेंट की लेंथ dl होगी तो फिर जो सारे एलिमेंट के लेंथ का सम होगा वो बनेगी इस क्लोज सर्कुलर पाथ की पेरीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ पेरीमीटर ऑफ क्लोज्ड सर्कुलर पाथ, ये बना क्लोज्ड सर्कुलर पाथ है ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ वेरी स्मॉल एलिमेंट की लेंथ का। तो भाई ये बनेगा 2 पाई a। तो नाउ स्टूडेंट पुट कर देंगे आप भाई ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो बना वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, ये हो गया b इंटू 2 पाई a। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन स्टूडेंट यहां पर इस क्लोज्ड सर्कुलर पाथ के अंदर नेट जो इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक करंट है वो है I। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, closed integration vector b dot vector dl is equal to mu naught times of net electric current enclosed by the closed circular path। तो भाई यहां पर ये वैल्यू जो है अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 से पुट करते हैं तो ये वैल्यू है हमारी b इंटू 2 पाई a और इक्वल टू म्यू नॉट i। देन स्टूडेंट b की वैल्यू जो मिली म्यू नॉट बाई 2 पाई i बाई a। That's the magnetic field due to a straight current carrying conductor of infinite size at point P। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। नाउ नोट कर लीजिए स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट एम्पियर सर्कुलर लॉ का जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड है। तो भाई सबसे पहले समझ लेते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। तो स्टूडेंट सोलेनॉइड के लिए हमें लेनी होती है एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंड्रिकल ट्यूब, और उसमें वायर को जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर बाउंड कर देने होते हैं। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर जब इसमें बाउंड करेंगे और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराएंगे तो एक सोलेनॉइड हमारी जैसे एक बार मैग्नेट बिहेवियर करता है उस तरीके बिहेव करेगी। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, सोलेनॉइड को बनाने के लिए क्या करना है, हमें एक लेना है नॉन कंडक्टिंग ट्यूब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो, और उसमें कर देना है वायर्स को बाउंड कुछ इस तरीके से। तो यहां पर हमने वायर को इसके चारों तरफ लपेट दिया है, कंडक्टिंग वायर को चारों तरफ लपेट दिया है,
अब स्टूडेंट जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी तो स्टूडेंट इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्लियर? तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इसके चारों तरफ। बट स्टूडेंट इस सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो खास बात होती है। भाई करंट अगर फ्लो होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया है, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर जो है वाउंड कर दिए हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर वाउंड कर दिए। नाउ स्टूडेंट एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई जो इस ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, वो होती है कांस्टेंट। बट स्टूडेंट इस ट्यूब के बाहर, इट मींस इसको स्टूडेंट इस करंट कैरिंग सोलेनाइड का कोर भी बोलते हैं, तो कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है कांस्टेंट। अब अगर कोर के बाहर दूर पर हम देखेंगे जाके तो वहां मैग्नेटिक फील्ड होती है जीरो। तो एक सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है कांस्टेंट, बट सोलेनाइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कंसीडर करते हैं वो होती है जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट कि सोलेनाइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है कांस्टेंट होगी और सोलेनाइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जीरो होगी। नाउ स्टूडेंट अगर हम इस सोलेनॉइड को एक दूसरी तरीके से भी बनाते हैं तो वो डायग्राम कुछ इस तरीके होगा भाई कि ये है हमारा सिलेंड्रिकल ट्यूब। अब इसके बाद जो भी इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो उसको सर्किल डॉट से डिनोट करेंगे हम। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिक करंट आ रही है उसको सर्किल डॉट से डिनोट करेंगे, उसको सर्किल डॉट से डिनोट करेंगे, उसको सर्किल डॉट से डिनोट करेंगे। और जो भी इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है स्टूडेंट उसको सर्किल क्रॉस से डिनोट करेंगे, उसको सर्किल क्रॉस से डिनोट करेंगे। नाउ स्टूडेंट कुछ टर्म्स यहां पर हमें लेट करने होंगे। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो स्टूडेंट यहां पर लेट कर लेते हैं भाई कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनाइड तो वो है स्मॉल n। तो यहां पर लिख देते हैं भाई स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर इन यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, इन यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो स्मॉल n है। नाउ जो इलेक्ट्रिक करंट यहां फ्लो हो रही है उसको लेट कर लेते हैं I नॉट। तो भाई ईच टर्म में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो I नॉट है। तो I नॉट इज द इलेक्ट्रिक करंट in each turn of solenoid. नाउ स्टूडेंट सोलेनॉइड के अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो भाई उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एम्पियर सर्कुलर लॉ के लिए हमारे पास होना चाहिए एक क्लोज्ड पाथ। तो लेट कर लेते हैं स्टूडेंट यहां पर एक क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी। तो यहां पर लेट कर रहे हैं क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी। नाउ स्टूडेंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, आप बहुत अच्छे से समझिए इसको। तो यहां पर ये है हमारा ए बी सी डी। क्लियर स्टूडेंट? अब इस क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी में जो मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ है उसका हमें लेना होगा लाइन इंटीग्रल। तो अगर यहां पर हम बात करते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी, लेट कर लेते हैं स्टूडेंट ए बी इज इक्वल टू डी सी, इसको लेट कर लेते हैं ब्रेड्थ, एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, इसको लेट कर देते हैं स्टूडेंट लेंथ। क्लियर? नाउ स्टूडेंट अब मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस क्लोज्ड पाथ में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेते हैं। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
इन क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ ABCD। तो भाई ABCD में मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं, वेक्टर B डॉट वेक्टर dl। तो भाई यहां से चलेंगे तो A टू B मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ के बीच लाइन इंटीग्रल हो गया हमारा ये। फिर इसके बाद में B टू C मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हो गया। फिर C टू D प्लस C टू D मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हो गया, प्लस D टू A देन D टू A मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल हो गया। नाउ स्टूडेंट यहां पर देखना होगा मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ के बीच जो भी डायरेक्शंस आ रही हैं उनको समझना होगा, और जो इनके बीच एंगल आ रहा है उनको समझना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर भाई स्टूडेंट। तो भाई दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है 0, अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। क्लियर स्टूडेंट? और यहां चेक करते हैं भाई ABCD ऐसे चल रहे हैं हम लोग, ABCD एंड DA। क्लियर स्टूडेंट? तो भाई A टू B अगर चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ के बीच जो एंगल होगा उसको, तो भाई A टू B जब आएंगे तो देखो ये इलेक्ट्रिक करंट आउटवर्ड इन डायरेक्शन है, तो थंब को रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में, एंड यहां B टू A मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो फिंगर्स ऐसे पुट करेंगे। तो भाई जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है। यहां पर A टू B में वेक्टर B हमारा यहां आ रहा है, बट लेंथ हमारी A टू B कुछ इस तरीके आ रही है। तो बेटा जो एंगल आ रहा है वो हमारा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। वेक्टर DL एंड वेक्टर B के बीच एंगल यहां थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। नाउ स्टूडेंट यहां के लिए जो एंगल निकल कर आ रहा है वो थीटा इज इक्वल टू, यहां के लिए जो एंगल निकल कर आ रहा है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। अगेन स्टूडेंट जब बात करते हैं B टू C की, तो B टू C भाई इलेक्ट्रिक करंट है हमारी आउटवर्ड डायरेक्शन में, लेंथ के किसी पॉइंट में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो लेंथ के एवरी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ये है। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इस डायरेक्शन में वेक्टर B, और लेंथ भी है हमारी वेक्टर DL इसी डायरेक्शन में। देन स्टूडेंट B टू C में जो एंगल आ रहा है अपना थीटा इज इक्वल टू वो है 0 डिग्री। नाउ स्टूडेंट C टू D में अगर देखें हम तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लेंथ के बीच, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन एंड लेंथ के बीच जो एंगल बनेगा उसको देखते हैं। तो नाउ स्टूडेंट यहां पर मैग्नेटिक फील्ड थंब को रखेंगे इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को रखेंगे लेंथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है हमारी, तो वेक्टर B हमारी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर B है इस डायरेक्शन में, और लेंथ हमारी C टू D कुछ इस डायरेक्शन में है। तो नाउ स्टूडेंट यहां पर भी जो एंगल मिल रहा है हमें वो मिल रहा है एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर भी C टू D में भी मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। नाउ स्टूडेंट अगर हम D टू A की बात करते हैं तो यहां पर एंगल चेक करने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज यहां मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड टू द सोलेनॉइड इज 0। तो भाई सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है 0, सोलेनॉइड के अंदर कोर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है कांस्टेंट, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड होगी 0। तो नाउ स्टूडेंट आप ये समझिए कि अब जो ये लाइन इंटीग्रल निकलेगा वो बड़े ही आसानी के साथ आने वाला है। वेक्टर B डॉट वेक्टर DL ABCD क्लोज्ड पाथ है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहां पर स्टूडेंट होगा A टू B के लिए A टू B BDL cos 90 डिग्री, तो भाई cos 90 की वैल्यू हो गई 0, तो ये होने वाला है पूरा 0, प्लस BDL cos 0, तो यहां ये टर्म हमारा बच जाएगा B टू C का, प्लस BDL cos 90 डिग्री, तो ये टर्म भी हो जाएगा हमारा 0, C टू D, और यहां स्टूडेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है वही 0 है,
तो इसके बाद कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड के जीरो होने से D to A लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो हमारा जीरो आसानी के साथ हो जाता है। तो अब स्टूडेंट ये टर्म भी हमारा जीरो हो रहा है, cos 90 डिग्री की वजह से ये टर्म हमारा जीरो, cos 0 डिग्री की वजह से ये टर्म जीरो नहीं है, cos 90 की वजह से ये टर्म जीरो, ये पहले ही जीरो हो चुका है। तो नाउ स्टूडेंट यहां पर B to C जो हमारे पास बनी आकर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज्ड पाथ ABCD, इस ABCD क्लोज्ड पाथ में, तो यहां पर ये जीरो जीरो कैंसिल कर देते हैं, B मैग्नेटिक फील्ड बाहर कर लेते हैं, B to C, तो भाई B to C जो हमारी लेंथ है वो है L, तो उसको पुट कर देते हैं यहां पर L, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट मेन कॉन्सेप्ट यहां से स्टार्ट होता है, फिर आगे वाला जो है मेन कॉन्सेप्ट वो यहां से देखेंगे। भाई नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ, तो 1 मीटर लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है स्टूडेंट स्मॉल n, क्लियर। तो भाई ये लेंथ जो BC आ रही है वहां पर BC लेंथ इट मींस L मीटर लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो होंगे NL, क्लियर। और ईच टर्न में जो इलेक्ट्रिक करंट है, स्टूडेंट कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पर इस क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ के अंदर ये टर्न आ रहे हैं, तो वन टर्न में जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इन वन टर्न, देन वो है स्टूडेंट I नॉट। और यहां पर टोटल इनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक करंट देखना है, तो भाई तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ रहे हैं इस रेक्टेंगुलर पाथ के अंदर, वो NL आ रहे हैं। देन इलेक्ट्रिक करंट इन NL टर्न्स वो बन रहा है NL I नॉट। तो भाई स्टूडेंट ये जो NL I नॉट इलेक्ट्रिक करंट है यही है करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। तो इट मींस स्टूडेंट इस क्लोज्ड पाथ के अंदर जो करंट है I वो हो गई NL I नॉट। नाउ स्टूडेंट तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ अगर हम लोग देखते हैं तो ये आएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर B डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, और ऑन पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। नाउ स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं इस बात को, भाई अगर वैल्यू पुट कर लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से, तो भाई ये जो इंटीग्रल ABCD यही है क्लोज्ड पाथ हमारा, तो ये ABCD के लिए ये बन रहा है B इंटू L, और ये जो म्यू नॉट है ये वही रहने वाला है, बट इलेक्ट्रिक करंट जो इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड रेक्टेंगुलर पाथ है वो है NL I नॉट। और यहां पर स्टूडेंट L से L हो रहा है कैंसिल, तो सिंपल सी बात है जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है हमारी B वो हो रही है म्यू नॉट NI नॉट, दैट्स द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। क्लियर स्टूडेंट। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, समझ लीजिए इसको स्टूडेंट, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।